नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में पिछले क्लासेज में हम लोग चर्चा किए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की विशेषता क्या था? इस अधिवेशन की विशेषता यह था कि जो मोतीलाल नेहरू का नेहरू रिपोर्ट था, जिसके माध्यम से सरकार से डोमेनियन राज्य की दर्जा की मांग नेहरू रिपोर्ट के द्वारा किया गया। अब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए पूर्ण स्वराज की मांग किए। और आपको पता है, इसी पूर्ण स्वराज के विचार को आगे बढ़ाते हुए 26 जनवरी 1930 को एक पूर्ण स्वाधीनता दिवस भी मनाने का कार्य किए ये लोग। इसके साथ साथ इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति को एक आंदोलन करने का भी सुझाव दिया गया, जो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाएगा। चूंकि मामला क्या है, इसी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को रचनात्मक कार्य करने का दायित्व सौंपा गया। और महात्मा गांधी जी ने किया क्या? इसके बाद महात्मा गांधी की मुलाकात लॉर्ड इरविन से होती है और लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं महात्मा गांधी जी, जिसमें प्रमुख था लॉर्ड इरविन के समक्ष जो है 11 सूत्रीय मांगे रखते हैं, जिसमें प्रमुख था कि नमक पर कर को हटा दिया जाए, नमक पर से कर को हटा दिया जाए और जो नमक पर सरकारी एकाधिकार है उसे भी समाप्त किया जाए। और जो नमक पर सरकारी एकाधिकार है उसे भी समाप्त किया जाए। लेकिन लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात न मानते हुए महात्मा गांधी जी की बात नहीं माना गया, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी ने अपने सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को एक सत्याग्रह करते हैं। खास करके गुजरात के साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं और 5 अप्रैल 1930 को यह दांडी पहुंचते हैं। साबरमती आश्रम से शुरुआत करके 78 सहयोगियों के साथ 5 अप्रैल
1930 को यह दांडी पहुंचते हैं और दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक लेकर के नमक कानून तोड़ने का प्रयास करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को मुट्ठी भर नमक लेकर के नमक कानून को तोड़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी जी की बात नहीं माना, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी को ऐसा करना पड़ा। यही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यही एक आंदोलन है जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। यही जो महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह के माध्यम से दांडी पहुंच करके 5 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़े, जो 6 अप्रैल 1930 को हुआ। यही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन है, यही है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका प्रारूप जो है, जिसका प्रारूप सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका प्रारूप कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसका प्रारूप कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। आपको पता है कि यह आंदोलन बड़े पैमाने पर समूचे भारत पर बड़े पैमाने पर फैला, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी आंदोलन को सुभाष चंद्र बोस ने, गांधी जी के इस आंदोलन को नेपोलियन से इसकी तुलना किया था। इस आंदोलन को सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन से तुलना किया, नेपोलियन से तुलना किया था, क्योंकि नेपोलियन जो है पेरिस की ओर बढ़ा था, जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित आंदोलन है। तो सुभाष चंद्र बोस ने तुलना किया। और इस आंदोलन के दौरान जो पश्चिमोत्तर भारत है, पश्चिमोत्तर भारत के सीमा प्रांत में के कुछ मुसलमान हैं, जिसे खान अब्दुल गफ्फार के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, समूचे भारत में फैला। और इसके साथ साथ पश्चिमोत्तर भारत में खान अब्दुल गफ्फार के माध्यम से फैला, खान अब्दुल गफ्फार के माध्यम से फैला, जिन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, जो है सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी बात क्या है, एवं उसी के साथ साथ गढ़वाल रेजिमेंट के कुछ सिपाही थे। जब आंदोलनकारी निहत्थे आंदोलन की ओर चल रहे थे, तो सरकार ने उनको आदेश दिया कि इनके ऊपर गोली चलाया जाए, लेकिन जो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही थे वो निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिए। ठीक है, इसी आंदोलन में आंदोलनकारियों पर गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने गोली चलाना मना कर दिया।
गोली चलाने से मना कर दिए, गोली चलाने से मना कर दिए। एवं बड़े पैमाने पर यह आंदोलन भारत के समूचे भाग में फैला। अब सरकार जो है इस आंदोलन को कुचलने के लिए, दबाने के लिए प्रयासरत है। बड़े पैमाने पर जब ये आंदोलन का विस्तार हो रहा है महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो सरकार इसे दबाने और कुचलने का प्रयास किया। अब सरकार ने एक सोचा कि इसको कैसे दबाया जाए। सरकार ने सोचा इस आंदोलन को कैसे दबाया जाए। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए और लोगों को, आंदोलनकारियों को दमन के माध्यम से कुचलने के लिए तमाम प्रकार के कार्य किए। लेकिन उसी में एक संवैधानिक कार्य के रूप में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है लंदन में हुआ, जिसके 3 सम्मेलन हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। अब क्या है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ। प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन, इसमें लगभग 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 78 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और इस प्रतिनिधियों में खास करके जैसे दलित वर्ग के तरफ से डॉक्टर अंबेडकर जी गए और हिंदू महासभा के लोग गए। मुस्लिम लीग में अली जिन्ना और आगा खां जैसे लोग गए। खासकर में आप देखेंगे इस सम्मेलन में दलित वर्ग से डॉक्टर अंबेडकर एवं मुस्लिम लीग से आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, ने भाग लिया। लेकिन इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं भाग लिया। इस जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में सारे लोगों ने भाग लिया, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है। अब क्या हुआ, जब राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि एक कहावत है ना कि बगैर कांग्रेस का यह सम्मेलन वैसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब सरकार जो है कांग्रेस के भाग लेने हेतु बहुत प्रयासरत है। अब इसी प्रयासरत में लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच और महात्मा गांधी के बीच दिल्ली समझौता हुआ। अब इस दिल्ली समझौता में क्या हुआ, इस समझौता में गांधी जी ने मांग किया कि जो राजनीतिक बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। इन समझौता में गांधी जी ने मांग किया कि जो राजनीतिक बंदी है ना, राजनीतिक जो बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। राजनीतिक जो बंदी हैं उन्हें रिहा किया जाए। और साथ ही साथ
जैसे राजनीतिक बंदी, जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए, उनको फांसी सरकार देने के लिए तत्पर थी। उस फांसी को रोका जाए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, फांसी को नहीं रोका गया, अनंतः उन लोग को फांसी दिया गया। एवं दूसरा प्रावधान ये भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए, किया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी स्थगित किया जाए। दूसरा प्रावधान ये भी था। तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, जो 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। 5 मार्च 1931 को सरोजनी नायडू ने महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी, 2 महात्माओं की संज्ञा दी थी। अब इन समझौता होने के बाद महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए, परंतु सांप्रदायिक मुद्दे क्या? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री थे उस समय, ब्रिटेन के ब्रिटिश पीएम मैकडोनाल्ड ने कुछ अल्पसंख्यकों जैसे सिख, मुस्लिम एवं दलित लोगों को हिंदू धर्म से हटा करके इन्हें माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों को विधानमंडल में सुरक्षित सीट देने का या सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था देने का प्रावधान किया। परंतु बात यह है कि गांधी जी इस बात से नाराज थे। अब क्या हुआ, तत्पश्चात गांधी जी जब नाराज थे तो इसमें दलित वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बीच जो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच एक पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। और पूना पैक्ट के माध्यम से दलित वर्गों को विधानमंडल में 71 सीट से बढ़ा करके 147 सुरक्षित सीट दे दिया गया। इस पैक्ट के माध्यम से दलित वर्ग को विधानमंडल में यह पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। चूंकि वो जो कम्युनल अवार्ड है मैकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था 1932 में, उसी के संदर्भ में विधानमंडल में सीट जो है 71 से बढ़ा करके 147 कर दिया गया दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीट। तो
अब जो है महात्मा गांधी जी का उद्देश्य, चूंकि देश में अलग प्रकार की विचारधाराएं, दलितों के लिए अलग एक विचारधाराएं चल रही है, जिसके वजह से महात्मा गांधी जी अब हरिजन सेवक, हरिजन उत्थान पर काम करने लगे, हरिजन उत्थान पर कार्य करने लगे। और उसके संदर्भ में इन्होंने हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र तथा हरिजन सेवक संघ का भी निर्माण किया। हरिजन हरिजन नामक पत्र, साप्ताहिक पत्र एवं हरिजन सेवक संघ का भी निर्माण किया। तो इस प्रकार आप ये बात समझ रहे हैं कि कैसे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। और इसके बाद जो है महात्मा गांधी जी अपनी पूरी सेवा रचनात्मक कार्यों में लगाए हैं, हरिजन उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ साथ इधर सरकार जो है फिर पुनः अपनी तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया है। लेकिन एक बात यह भी है कि इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक ऐसे भी नेता रहे हैं, खास करके दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और जब महात्मा गांधी जी ने अपना कार्य रचनात्मक दिशा में, हरिजन उत्थान की दिशा में हरिजन सेवक संघ के माध्यम से कार्य करना शुरू किया, उसके बाद सरकार ने अपनी फिर तृतीय जो है 1932 में लंदन में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उपस्थिति रहती है। उसके साथ साथ इस गोलमेज सम्मेलन का जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है देश में, और उस समय के देश के हालात में, चूंकि सरकार इस जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन कमीशन के रिपोर्ट के ही आधार पर किया गया था, और साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो 1919 का अधिनियम था, जो उत्तरदायी सरकार के दिशा में उसके बारे में कार्यप्रणाली की जांच करना, उसी को आगे बढ़ाते हुए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का एक आउटपुट के रूप में भारत में 1935 का भारत शासन अधिनियम निकलकर आता है, जो वास्तविक रूप से भारत के जो भी संवैधानिक स्रोत हैं, जो भी भारत में संघीय कार्यपालिका, विधायिका, तमाम सारे जो जितने संस्थाएं हैं, उसका भी निर्माण भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही किया गया है। और इसी के माध्यम से एक अखिल भारतीय संघ बनाने का भी संकल्पना किया गया। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग आगे की क्या और कहानी है और महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। साथियों, जय हिंद। बंद कर सकते हैं उसको।